सभी बहादुर बच्चे हेलो 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 हेलो। ऑनलाइन वाले बच्चों जल्दी बेटा फटाफट कनेक्ट हो जाएं। जल्दी आ जाए बेटा। चाय नाश्ता साइड में रखिए ऑनलाइन वाले बच्चों। चलिए करिए स्टार्ट बेटा। ऑनलाइन चेक कर लीजिए बेटा एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर। करण अर्जुन बात बंद। ओके बच्चा चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट किया जाए। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चों भव्या, वंश, तेजस, न्यासा, गरिमा, अनुज, वेरी गुड मॉर्निंग बेटा पूरी टीम को। चलिए बच्चों बच्चों लास्ट लेक्चर में हम लोग बेसिक डिस्कस कर रहे थे और बेसिक के अंदर बेटा मैंने बेसिक टर्म्स दैट मीन्स सबसे पहली बेसिक टर्म आपके सामने रखी थी मीनिंग ऑफ असेट। याद है बेटा आपको मीनिंग ऑफ असेट। उसके बाद फिर हम लोगों ने बात किया था मीनिंग ऑफ लायबिलिटी। यानी पहले असेट को डिफाइन कर रहा था बच्चा लोग, उसके बाद लायबिलिटी को डिफाइन करा। ठीक इसके बाद हम लोगों ने बात किया था इनकम, और इनकम में भी हम लोगों ने बात किया था रेवेन्यू, रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट, अर्निंग। देन लास्ट पॉइंट हम लोगों ने जो कंक्लूड किया था वो था डेफिनेशन ऑफ एक्सपेंसेस। बोलिए बेटा क्या यहां तक के पॉइंट सब बच्चों को बिल्कुल पूरी तरह से क्लियर? कहीं किसी बच्चे के मन में किसी भी बात को आज तक के कंसेप्ट के लिए अभी तक किसी प्रकार का डाउट? पक्का पक्का मेरे डाउट पूछ लूं? मजाक नहीं बेटा, ईमानदारी से। चल वेरी गुड, पूछूंगा बेटा मेरे डाउट। हाँ चलिए बेटा बेसिक के लेक्चर में आज लास्ट लेक्चर हम लोगों का, फिर उसके बाद से हम चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे बेटा। और अभी तक छोटी छोटी टर्म्स हम समझ रहे थे बच्चा लोग, जिससे असेट का बिल्कुल बेसिक सा डेफिनेशन हम लोगों ने देखा। लेकिन वो डेफिनेशन इतना इंपॉर्टेंट है बच्चा लोग कि जब आगे चल के हम ट्रू फॉल्स और छोटे छोटे 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन के रिप्लाई देने जाएंगे तो उस डेफिनेशन को यूज करेंगे। लायबिलिटी का डेफिनेशन, इनकम, इनकम के बेसिक कंसेप्ट, ठीक इसी प्रकार एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस से रिलेटेड बेसिक बातें, ये सब अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया था। चलिए जी अब हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ इक्विटी। हाँ जी बच्चा लोग क्या आप जानते हैं बेटा इक्विटी? कई बार हम देखते हैं कि सब कोई एक प्रोजेक्ट आता है, शार्क टैंक वगैरह इस तरह के एपिसोड वगैरह में आप देखते होंगे कि सब कई सारे हमारे सामने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आते हैं और उसमें से जो इन्वेस्टर वो देखता है कि ठीक है सब हम आपकी कंपनी में इतना % इक्विटी लेंगे या इतना % हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब बताओ जी बार बार शब्द उठेगा इक्विटी का, तो इक्विटी दैट मीन्स ऑनर्स फंड, नेट वर्थ, प्रोप्राइटर्स फंड, ऑनर्स इंटरेस्ट या फिर नेट असेट। देखो नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन बात एक ही है। इक्विटी को बोलेंगे हम ऑनर्स फंड, मालिक लोगों का फंड। इक्विटी को बोलेंगे हम नेटवर्थ, मतलब सारी असेट में से एक्सटर्नल लायबिलिटी को घटाने के बाद जो नेटवर्थ बची। इक्विटी को ही बेटा हम नाम देंगे प्रोप्राइटर्स फंड, मालिक लोगों का फंड। इक्विटी को ही बेटा हम नाम दे देंगे नेट असेट, यानी हमारे बिजनेस की नेट असेट। हम सारी असेट में से एक्सटर्नल लायबिलिटी को माइनस करने के बाद जो नेट बचेगा उसको नाम देंगे बेटा हम नेट असेट। बराबर बेटा, बात नाम अलग अलग है लेकिन चीजें एक ही है। हाँ जी तो इक्विटी का कैलकुलेशन कैसे करेंगे? इक्विटी का जब हम कैलकुलेशन करने जाएंगे बेटा
तो हम लेंगे पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। पेड अप कैपिटल प्लस, अब देखो पेड अप कैपिटल, तो चलो जी आपके मन में बात आएगी पेड अप कैपिटल किससे निकाल लेंगे हम? सिंपल सी बात, नंबर ऑफ शेयर्स। सपोज करें आज की तारीख में आपके नंबर ऑफ शेयर है 5 लाख, पर शेयर पेड अप वैल्यू 10 रुपी। देखो फेस वैल्यू की बात नहीं करो बेटा, मैं बात किसकी कर रहा हूं? पेड अप वैल्यू। बताओ जी आपकी टोटल पेड अप कैपिटल कितनी हो जाएगी बच्चों? 50 लाख। ये तो आपका पेड अप अमाउंट है। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल भी आ गई और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ गई। चलो जी ये तो आपने बिजनेस में पे किया। अब हम बात करने जा रहे हैं रिजर्व एंड सरप्लस की। सुनना जी, रिजर्व एंड सरप्लस में क्या क्या आ जाएगा? रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले हमने शामिल किया जनरल रिजर्व, सॉरी रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व मतलब कैपिटल नेचर के प्रॉफिट आ गए। सरप्लस, सरप्लस दैट मीन्स प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस। डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व, आपने सुना होगा बेटा डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व। कई बार कंपनी के पास किसी एक अकाउंटिंग ईयर में एबनॉर्मली हायर प्रॉफिट हो गए। अब कंपनी ये काम नहीं करती है एबनॉर्मली हायर प्रॉफिट हो गए तो हम हायर डिविडेंड बांट दें कि एक साल आप हायर डिविडेंड बांट दोगे। हाँ बेटा, तो हम लोग बात कर रहे थे हाँ जी बच्चों, तो हम लोग बात कर रहे थे डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व। अब मान लीजिए कंपनी ने एक अकाउंटिंग ईयर में प्रॉफिट अच्छे खासे कमा लिए। अब कंपनी कोशिश करे कि हम एक काम करते इस साल हायर डिविडेंड बांट दे। अब बताओ जी इस साल अगर आपने हायर डिविडेंड बांट दिया, सपोज करें नॉर्मली आप 10% डिविडेंड बांटते थे, आपने इस साल 15% डिविडेंड बांट दिया। अब बताओ बेटा क्या नेक्स्ट ईयर भी 15% डिविडेंड बांट पाओगे? नेक्स्ट ईयर वही नॉर्मल 10% डिविडेंड बांटा। बोलो पब्लिक के दिमाग में क्या इमेज जाएगी? पब्लिक तो क्या करती है, ये थोड़ी कंपेयर करती है कि यार पिछले साल एबनॉर्मल एक्टिविटी के कारण प्रॉफिट हायर थे। पब्लिक तो बच्चा ये कंपेयर करती है, अच्छा कंपनी में पिछले साल प्रॉफिट डिविडेंड बांटा 15%, इस साल बांट रहे 10%, मतलब कंपनी का प्रॉफिट रिड्यूसिंग पैटर्न में। बराबर बेटा? इससे कंपनियां क्या करती है, जिस भी अकाउंटिंग ईयर में हायर प्रॉफिट हुए तो उस हायर प्रॉफिट को उठा के एक रिजर्व हम बना देते हैं जिसका नाम रख देते हैं डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व। और इस रिजर्व को हम आगे चल के यूज करेंगे। कब यूज करेंगे? जब भी हम लोगों के प्रॉफिट कम हुए और हम नॉर्मल रेट तक का भी डिविडेंड नहीं बांट पा रहे हैं, तो हम ऐसे केस में डिविडेंड इक्विलाइजेशन रिजर्व को यूज करके डिविडेंड का जो नॉर्मल रेट है 10%, सपोज करें 10%, तो उतना रेट मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। बराबर बेटा? पक्का बच्चों? और सुनिए सिक्योरिटी प्रीमियम हम आगे चल के बात करेंगे बेटा। कंपनी ने अपने शेयर्स एंड सिक्योरिटी फेस वैल्यू से ज्यादा पे इशू किए तो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है। कंपनी एक्ट का सेक्शन 52 सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज बताता है। सीआरआर ये भी बेटा आगे चल के हम बात करेंगे। कंपनी जब भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का रिडम्पशन करेगी या बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज करेगी, अभी बायबैक पढ़ेंगे बेटा हम लोग, वहां एक रिजर्व बनाते बेटा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, ये भी प्रॉफिट का पार्ट है। इस पर भी अधिकार किसका है? बिजनेस के मालिक लोगों का। आज की तारीख में अगर बिजनेस बंद हो जाए तो ये सब पर राइट बनता है बिजनेस के मालिक का, ऑनर का। इसीलिए तो देखो हम इसको बोलते हैं इक्विटी, इसीलिए तो इसको बोलते हैं प्रोप्राइटर फंड, ऑनर्स इंटरेस्ट, मालिक लोगों का अधिकार। डीआरआर आगे चल के पढ़ूंगा बेटा। डीआरआर
डीआरआर को हम क्या बोलते हैं? अरे वाह, वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा लोग। अक्षत, डीआरआर को हिंदी में डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बोलते बेटा। जब डिबेंचर का रिडम्पशन करना होता है तो हम उतने का डीआरआर बना लेते हैं, बराबर बच्चा लोग। तो ये जितने भी रिजर्व इन सरप्लस हैं, ये सारे के सारे रिजर्व इन सरप्लस भी हमारी इक्विटी का पार्ट है। तो सुनना बच्चा लोग, अभी तक मैं आपको क्या समझा रहा था। ऑनलाइन वाले बच्चों ध्यान देना बेटा, हम समझ रहे थे बेटा इक्विटी दैट मीन्स प्रोप्राइटर्स फंड, ऑनर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड, ऑनर्स इंटरेस्ट, मालिक लोगों का हित। इसी को आप नेटवर्थ, इसी को नेट एसेट भी बोल सकते हैं। अब इसको हम कैलकुलेशन करने के लिए कॉर्पोरेट लेवल पर फॉर्मूला क्या अपनाते हैं? हम अपनाते हैं पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व इन सरप्लस। पेड अप कैपिटल दैट मीन्स इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल भी आ गई, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आ गई। आपके नंबर ऑफ शेयर लिए मैंने, इक्विटी शेयर है तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर मल्टीप्लाई बाय इक्विटी शेयर का पेड अप अमाउंट, प्रेफरेंस शेयर तो नंबर ऑफ प्रेफरेंस शेयर मल्टीप्लाई बाय पेड अप अमाउंट। ये मेरे पास आ गया बेटा पेड अप। इतना तो पैसा दिया था मालिक लोगों ने, ये तो शेयर होल्डर फंड मालिकों का फंड है ही। इसके अलावा हमने रिजर्व इन सरप्लस के अंदर कुछ रेवेन्यू नेचर के रिजर्व, कुछ कैपिटल नेचर के रिजर्व, कुछ स्टैट्यूटरी ने कानूनी रिजर्व और कुछ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सरप्लस, ये सब जमा करके रखा है। आज अगर बिजनेस बंद हो जाएगा तो पूरे रिजर्व इन सरप्लस पर अधिकार किसका रहेगा? बिजनेस के मालिक लोगों का। इसीलिए तो रिजर्व इन सरप्लस भी हम किसको देंगे? बिजनेस के मालिक को, बराबर बेटा। अब सुनो जी, ये जो मैंने आपको इक्विटी की डेफिनेशन बताई, ये तो सिर्फ जनरल बताई है बेटा, ये सिर्फ इक्विटी की जनरल बातें की। अब मैं इक्विटी की टेक्निकल डेफिनेशन पे जाता हूं। अपनी इंस्टीट्यूट स्टडी मटेरियल में इक्विटी को किस तरह से डिफाइन करता वो देखो। इक्विटी दैट मीन्स रेसिडुअल इंटरेस्ट इन नेट असेट ऑफ बिजनेस। ऑनलाइन वाले बच्चों कुछ भी डाउट हो बिल्कुल तुरंत पूछने का बेटा, कोई रहम नहीं और कोई अहम नहीं। ओके बेटा, चलिए हम क्या बात किए बेटा? इक्विटी दैट मीन्स अक्षत रेसिडुअल इंटरेस्ट इन नेट एसेट ऑफ। और रुको बच्चों, रुको 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 रुको, अभी हम इसको समझते हैं। ये देखो जी, हमारे बिजनेस की बैलेंस शीट है भाई। हालांकि बैलेंस शीट अभी इस फॉर्मेट में नहीं बनती, गुस्सा नहीं करने का अपने को। ये बैलेंस शीट अकाउंटिंग कंसेप्ट समझने के लिए हम बात कर रहे हैं। ओके बच्चा, चलो जी, ये हमारे पास बिजनेस की सारी एसेट है, टेंजिबल, इंटेंजिबल, मूवेबल, इमूवेबल, फिक्स एसेट, करंट एसेट, रियल, फिक्टिशियस, व्हाटएवर, जितनी भी एसेट है सारी एसेट जी, कैश बैंक सब। ये आ गया जी इक्विटी, ये आ गया जी मेरे सामने एक्सटर्नल लाइबिलिटी। और आप बताओ जी, आज अगर बिजनेस लिक्विडेशन में जाता है, सबसे पहले बच्चा लोग क्या करेंगे? सेल्स ऑफ ऑल एसेट। बोलो जी, सारी एसेट बेच देंगे? चलो, सारी एसेट को बेचने के बाद जो भी अमाउंट आएगा, सबसे पहले पेमेंट हम किसका करने वाले बच्चा लोग? वेरी नाइस, बराबर बेटा। और ये जो आपके पास रेसिडुअल नेट
असेट बच गई, इस पर अधिकार किसका है? बिजनेस के मालिक लोगों का, यानी इक्विटी का। बराबर। इसीलिए अपनी इंस्टीट्यूट ने कितना बढ़िया तरीके से इक्विटी को डिफाइन करा। इक्विटी दैट मींस रेसिडुअल इंटरेस्ट, बचा कुचा इंटरेस्ट। किसमें? बिजनेस की कौन सी असेट में? नेट असेट में। यानी बिजनेस की असेट में से हम एक्सटर्नल लायबिलिटी को माइनस करेंगे तो जो बचा कुचा अमाउंट है वो किसको मिलेगा? इक्विटी को। बोलो बेटा, यहां तक सब बच्चों को क्लियर? लास्ट बेंच, उधर लास्ट बेंच, इधर फर्स्ट बेंच, इधर फर्स्ट बेंच। भाई साहब, आदरणीय, सम्माननीय बोला ही नहीं मैंने। अच्छा ठीक है, चलो यहां तक सब बच्चों को क्लियर? ऑनलाइन वाले बच्चों, अच्छा बोलो, फटाफट बोलो। पहले इक्विटी का मैंने जनरल मीनिंग समझाया था बच्चा, है ना? इक्विटी में हमने इक्विटी के क्या क्या नाम दिए थे मैंने? ऑनर्स फंड, शेयर होल्डर फंड, प्रोप्राइटर्स फंड, ऑनर्स इंटरेस्ट, नेट असेट, नेटवर्थ, बातें की, मालिक लोगों का फंडिंग। बराबर बच्चा? चलो बेसिक फॉर्मूला क्या देखा था हमने? पेड अप कैपिटल प्लस पेड अप कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों आ गई। ये तो वो अमाउंट है जो हमने पे किया था। आज अगर बिजनेस बंद करेंगे तो जितने समय बिजनेस रन किया उतने समय रिजर्व एंड सरप्लस अर्न किया होगा, उस पर भी अधिकार इक्विटी का है। भले उसके अंदर रेवेन्यू नेचर के प्रॉफिट हो सकते हैं, कैपिटल नेचर के प्रॉफिट हो सकते हैं, अधिकार तो बिजनेस के मालिक का है। अब बोलोगे सिक्योरिटी प्रीमियम, अरे भाई वो भी तो है, तो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट। आज धंधा बंद होगा तो राइट तो बिजनेस के ऑनर का रहेगा। ये सब इक्विटी है। चलो इक्विटी को टेक्निकली डिफाइन करें। इक्विटी दैट मीन्स रेसिडुअल इंटरेस्ट इन नेट असेट ऑफ बिजनेस। करण क्लियर? अब सुनना बच्चा, बच्चों, क्या लाइबिलिटी और इक्विटी में अंतर है? लाइबिलिटी से मेरा मतलब एक्सटर्नल लाइबिलिटी। वेरी गुड, है ना बेटा? लाइबिलिटी और इक्विटी में डिफरेंस है। ये देखो जी, मैंने लिखा इक्विटी, ये देखो जी, सॉरी, लाइबिलिटी एंड इक्विटी। क्या मोटा अंतर है वो देखते हैं हम। जब भी लाइबिलिटी की बात करेंगे, लाइबिलिटी दैट मीन्स, यहां एक्सटर्नल लाइबिलिटी बोल रहा हूं बेटा मैं, हाँ बच्चा? लाइबिलिटी दैट मीन्स ऑब्लिगेशन टू पे। जब आपको एक्सटर्नल लायबिलिटी दिखाई देगी तो वहां हमारे दिमाग में आएगा ऑब्लिगेशन टू पे, हमें देना है, बोझा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इक्विटी मालिक को देख के ऑब्लिगेशन टू पे नहीं आएगा। मालिक तो क्या है? रेसिडुअल इंटरेस्ट इन बिजनेस, इट्स नॉट ऑब्लिगेशन। पक्का? पक्का बच्चा लोग? यार जहां भी डाउट हो बिल्कुल पूछना बेटा। नो रहम नो अहम, हम पे रहम नहीं करना और आप अहम में नहीं रहना कि यार छोटा डाउट मैं पूछूं, फाउंडेशन पास कर लिया। नो अहम, बराबर बेटा? वो अहम के चक्कर में देखो अक्षत को 12th कितनी बार देनी पड़ी। चलो यहां तक क्लियर बच्चा लोग? हाँ जी। इक्विटी एक तरह से ऑनर्स इंटरेस्ट है, मालिक लोगों का हित है। किसमें? व्यापार में, बिजनेस में मालिक लोगों का कितना इंटरेस्ट है, मालिक लोगों का कितना हित है। लेकिन लायबिलिटी जब भी बात होगी तो हम बात करेंगे वो सम टोटल है जो कि पेबल है टू आउटसाइडर्स। चलो बच्चा लोग बताओ, क्या इक्विटी का मीनिंग क्लियर हुआ बच्चा लोग? किसी बच्चे के मन में जरा भी रत्ती भर डाउट? बराबर? पक्का? करण अर्जुन, अब मेरे एक पॉइंट का जवाब दो। बताओ जी, हमने इनकम का मीनिंग भी समझा था डिटेल में,
हमने एक्सपेंसेस का मीनिंग भी समझा था डिटेल में। आज हमने बात किया है बच्चा लोग इक्विटी। बोलो, जब जब इनकम होगी तो इक्विटी बढ़ेगी या इंक्रीज होगी? दोनों होगी। अरे यार, जब जब भी इनकम होगी, हर इनकम के साथ इक्विटी इंक्रीज होगी। वेरी गुड। सॉरी बेटा। और हर एक्सपेंसेस के साथ इक्विटी कम होगी। पक्का? कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? याद करो, एक्सपेंसेस इनकम के साथ भी पढ़ाया था मैंने। देखो एक्सपेंसेस समझा देता हूं। चिरायु, बोर्ड पे ध्यान सुनो। चिरायु, चलो जी, हमने अक्षत को मजदूरी दी। गुस्सा नहीं बेटा, गुस्सा हो गया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलो, अक्षत को मजदूरी दी। बोलो, जो मजदूरी दी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में आ गया तो जीपी कम, जीपी कम तो एनपी कम, एनपी कम तो कैपिटल कम, कैपिटल कम मतलब इक्विटी कम। बराबर? चलो चिरायु, अपने को विनय दिखाई दिया। ये वही विनय है जो 2 साल पहले बेड डेप्ट करके भागा था। वैसे ही शर्ट पहने हुए दिखा, कॉलर पकड़ के रिकवरी कर ली, बेड डेप्ट रिकवर्ड। बोलो इनकम है। और इनकम है तो कहां लिखोगे? P&L के क्रेडिट में। नेट प्रॉफिट बढ़ा तो इक्विटी बढ़ी। हर इनकम के साथ इक्विटी बढ़ेगी, हर एक्सपेंसेस के साथ इक्विटी डाइल्यूट होगी। पक्का? ऑनलाइन वाले बच्चों झूठ नहीं बोलना। हाँ हाँ बेटा। चलो बोलो, अभी तक अपन बेसिक पढ़ा रहे थे बेटा। बोलो, बेसिक में हम लोगों ने कितने पॉइंट्स डिस्कस किए? 5। 5 को समराइज कर लेते हैं। और ये बेसिक थोड़ा सा स्टार्टिंग में पढ़ना इसलिए भी जरूरी होता है। देखो, डे 1 से अगर मैं चैप्टर और ये सब स्टार्ट कर दूं बेटा, बच्चों का थोड़ा सा आने जाने का भी मोमेंट रहता है। स्टार्टिंग के 2-1 दिन में बेसिक पढ़ के हम एक लेवल पे आ जाते ताकि बैच एक सेट हो जाए और उसके बाद हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करें। अब नेक्स्ट लेक्चर से मैं पूरा प्रैक्टिकल सेगमेंट स्टार्ट करूँगा और डे 1 से हम एक एक कंसेप्ट को बहुत बारीकी से लेके चलेंगे और रेगुलरली अपने को होमवर्क भी करना है। टारगेट ये लेके चलना है कि एडवांस अकाउंट में अपने 90+ आए और हर सब्जेक्ट को 90+ लेके चलोगे ना बेटा, तो जो थोड़ी बहुत कमियां अपने से फाउंडेशन में हुई होगी उसको अपन यहाँ पर थोड़ा सा मैनेज कर पाएंगे, है ना बच्चा लोग? चलो आ जाओ। अभी तक क्या क्या पढ़ा? बोलो जी, असेट पढ़ा। बोलो जी, असेट दैट मीन्स रिसोर्सेस। Resources may be tangible, may be intangible, may be real, may be movable, may be immovable. असेट तब बोलेंगे जब रिसोर्सेस हो। रिसोर्सेस इतने केपेबल हो कि उनसे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने हो। अगर इकोनॉमिक बेनिफिट मिल चुके तो हम उसको असेट के तौर पे नहीं लिखेंगे, रिटर्न ऑफ कर देंगे। कंट्रोल, कंट्रोल दैट मीन्स ऑनरशिप, नॉट फिजिकल कंट्रोल, ऑनरशिप से रिलेटेड कंट्रोल। और ऑनरशिप का मतलब ये नहीं कि सारे लीगल डॉक्यूमेंट आपके नाम पे हो। ऑनरशिप किसी और, लीगल डॉक्यूमेंट किसी और के नाम है, लेकिन ऑनरशिप से रिलेटेड बेनिफिट अगर मैं एंजॉय कर रहा हूं तो असेट हमारी मानी जाएगी क्योंकि मैं बेनिफिशियरी हूं। कई बार प्रॉपर्टी किसी और के नाम खरीद के बैठे होते, कार ड्राइवर के नाम खरीद के बैठे। बराबर बेटा? चलो जी, सबसे पहला पॉइंट, असेट के लिए कितने पॉइंट देखोगे? 3। देखो, जब भी रिप्लाई लिखना होगा ये मैं याद दिलाऊंगा। अभी आप इसको समझ रहे होंगे यार, सिंपल सिंपल है, लेकिन क्या बेटा, जब मैं आप लोगों को टेक्निकल क्वेश्चन करूंगा, ACE 26, ACE 28 उनके जो क्वेश्चन करूंगा तब वहां पर रेफरेंस दिलवाऊंगा कि यहाँ क्वेश्चन पूछा था असेट है कि नहीं। आ जाओ बेसिक में, ये 3 पॉइंट के बेसिस पे कंक्लूजन। बराबर बेटा? चलो जी, लायबिलिटी। लायबिलिटी दैट मीन्स ऑब्लिगेशन। वो ऑब्लिगेशन प्रेजेंट है, एग्जिस्टेंस में, इज ऑन बैलेंस शीट डेट। और इस ऑब्लिगेशन को जब मीट आउट करने जाएंगे तो ऐसे मीट आउट नहीं होगा कि थैंक यू सर्विस। हमारी रिसोर्सेस का आउटफ्लो होगा। बैंक लोन दिया तो पैसा देना पड़ेगा, क्रेडिट से माल खरीदा तो पैसा देना पड़ेगा। चलो, इनकम। इनकम दैट मीन्स इनफ्लो ऑफ रिसोर्सेस। जब भी इनकम होगी तो रिसोर्सेस आएंगे, साथ में कैपिटल भी बढ़ेगी।
देखो लाइबिलिटी साइड में कैपिटल बढ़ गई, लाइबिलिटी साइड में कैपिटल बढ़ गई, बराबर। तो इधर असेट साइड में या तो क्या बढ़ेगी, असेट, या फिर लाइबिलिटी साइड में लाइबिलिटी कम होगी। देखो इनकम से कैपिटल बढ़ेगी तो असेट भी या लाइबिलिटी कम। पक्का पक्का बेटा। एक्सपेंस, अक्षत कोई काला जादू किया आपने। इनकम के बाद एक्सपेंसेस। चलो बोलो जी, एक्सपेंसेस के लिए कितने पॉइंट देखेंगे, 3। सबसे पहले आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस का आउटफ्लो, बराबर बेटा। दूसरा डिक्रीज इन कैपिटल, कैपिटल क्या हो जाएगी बच्चों, डिक्रीज। अच्छा, जब भी एक्सपेंसेस होगा तो रिसोर्सेस का आउटफ्लो होगा, कैपिटल कम होगी, कैपिटल कम होगी, तो असेट भी कम, या फिर लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। ध्यान नहीं क्या बच्चों, क्या दोबारा समझाने की जरूरत तो नहीं, रहम मत करना हम पे। हाँ चलो, इक्विटी याद करो, कल पढ़ाया था बेटा इक्विटी, परसों। अच्छा ये मत बोलना फाउंडेशन में। इक्विटी दैट मीन्स रेसिड्यूरी इंटरेस्ट इन नेट असेट ऑफ बिजनेस, बिजनेस की नेट असेट में रेसिड्यूरी इंटरेस्ट। चलिए बच्चा लोग पहले बताओ, क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर है ईमानदारी से? यहां तक बेटा मैंने बेसिक आप लोगों को समझा दिया, जिसके अंदर बेसिक टर्मिनोलॉजी को समझाया उसको यहां पर आपके सामने ब्रीफ भी कर दिया, क्योंकि इनके बेसिस पर ही मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और उससे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चंस के रिप्लाई तैयार कराऊंगा। परफेक्ट। अब हम चैप्टर स्टार्ट करने की स्थिति में हैं, लेकिन चैप्टर स्टार्ट, चलो जी नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे, तब तक छोटी छोटी और भी दूसरी बेसिक बातें कर लेते हैं। ओके बच्चा लोग, पक्का? चैप्टर मंडे से स्टार्ट करेंगे, है ना बेटा? ठीक है, चलो कुछ और बेसिक बातें कर लेते हैं। बताओ जी, डेप्रीसिएशन, इंस्टीट्यूट के पूछे हुए छोटे क्वेश्चन, नाम सुना है बेटा डेप्रीसिएशन? विनय बेटा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 बन गया आज की तारीख में। पहले डेप्रीसिएशन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 था बेटा, अब उसको मर्ज करके AS10 ही डेप्रीसिएशन की बात करता है, हालांकि AS10 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है। अब मेरा क्वेश्चन, क्या डेप्रीसिएशन चार्ज करना कंपलसरी है या ऑप्शनल? मान लीजिए आपके सामने एक छोटी सी सिचुएशन बना के दी कि साहब ये विनय प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है और आप विनय प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के ऑडिटर हैं, और विनय प्राइवेट लिमिटेड का कहना बनता है कि इस साल हम असेट पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? बोले सब प्रॉफिट नहीं थे। ये अक्षत प्राइवेट लिमिटेड, इनका कहना बनता, बोले साहब हमने इस साल डेप्रिसिएशन को P&L के डेबिट में चार्ज नहीं किया। क्यों नहीं किया? बोले सब चार्ज करते तो लॉस आ जाता। यानी अगर आपके सामने कोई इस तरह का आर्गुमेंट आएंगे क्वेश्चन में, अगर आपके सामने कोई कॉर्पोरेट ये क्लेम करता है कि साहब हमने डेप्रिसिएशन इसलिए लगाया क्योंकि लॉस था, या डेप्रिसिएशन इसलिए लगाया कि उसको अगर हम दिखाते तो लॉस आ जाता, और ये तो नॉन कैश एक्सपेंसेस है, कैश में देना ही नहीं पड़ता है, ना कैश देते ना चेक देते। अब मुद्दा उठता है क्या ये डेप्रिसिएशन ऑप्शनल या कंपलसरी है? रीजन, चार्ज अगेंस्ट, वेरी गुड। समझना बेटा,
ये जब आप अपना ट्रेडिंग प्रॉफिट इन लॉस अकाउंट बनाते हैं यानी इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। परफेक्ट बेटा, आप लोगों का रिप्लाई सही है। देखो जी, डेप्रीशिएशन तो आपको कंपलसरी मैनर में चार्ज करना पड़ेगा। बोर्ड पे देखना बेटा, क्यों चार्ज करना पड़ेगा? एस 1 के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं मैचिंग कंसेप्ट, और मैचिंग कंसेप्ट में इधर हम अपनी सारी इनकम लिखते हैं। मान लीजिए ये आपका अकाउंटिंग ईयर है 26-27, ये अकाउंटिंग ईयर है। तो बताओ जी 26-27 की सारी इनकम यहां लिखेंगे और आपको इस अकाउंटिंग ईयर का नेट प्रॉफिट निकालना है, कंक्लूजन निकालना है। तो इसको प्रॉफिट या लॉस हम तभी बोलेंगे जबकि इस इनकम को कमाने के लिए वॉट एवर एक्सपेंसेस इनकर्ड, जो भी एक्सपेंसेस आपने इनकर्ड किए हैं इस इनकम को अर्न करने के लिए, उसका पैरेलल मैचिंग करना पड़ेगा। अब कई सारे एक्सपेंसेस तो आपने कैश में किए होंगे और कई सारे आपके सामने नॉन कैश एक्सपेंसेस होंगे। नॉन कैश एक्सपेंसेस कैसे? डेप्रिसिएशन। अब आप बताओ क्या नाम था बेटा कल आपका? नहीं, आप तो सीधे बच्चे हो। हर्षिल, आज भी हर्षिल ही बोलते हैं आपको शायद। देखो कितने समझदार है बेटा, वैसे हर थाने में तो नाम आपने अलग ही लिखा रखा है। ये हर्षिल बिजनेस स्टार्ट किया इन्होंने, चौराहे पे एक गुमटी लगा के फोटोकॉपी का बिजनेस स्टार्ट किया। 1 लाख रुपए की फोटोकॉपी मशीन लेके आ गए, वो फोटोकॉपी कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। और फोटोकॉपी की कॉस्ट निकालते समय पेपर, इंक, इनकी बात कर रहे हैं। इस बात को भूल जाते हैं कि भैया 1 लाख की फोटोकॉपी मशीन परचेस की, तो मशीन परचेस करते समय आपको कंपनी से पता करना पड़ेगा कि 1 लाख रुपए की कॉस्टिंग की मशीन कितनी फोटोकॉपी प्रोड्यूस कर सकती है। और मान लो सामने वाला बंदा बोलता है मशीन मैन्युफैक्चरर की 1 लाख की फोटोकॉपी मशीन 1 लाख फोटोकॉपी प्रोड्यूस कर सकती है, तो आपको यह भी ध्यान रखना पड़ेगा कि फोटोकॉपी का जब मैं चार्ज लूं तो हर एक फोटोकॉपी के साथ ऑन एन एवरेज मेरी जो 1 लाख की मशीन है वो भी खत्म होती चली जाएगी, उसमें भी फिजिकल वियर एंड टियर और उसकी यूजफुल लाइफ एक्सपायर्ड होती चली जाएगी। उसको एज ए एक्सपेंसेस क्लेम नहीं करोगे तो प्रॉपर मैचिंग कंसेप्ट अप्लाई नहीं कर पाओगे। बराबर बेटा? इसलिए एज पर मैचिंग कंसेप्ट हम लोगों को डेप्रिसिएशन चार्ज करना कंपलसरी है। और डेप्रिसिएशन तो इतना इंपॉर्टेंट बन जाता बेटा कि डेप्रिसिएशन की बात आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर अपनी इंस्टीट्यूट कर देती है। डेप्रिसिएशन पर कंपनी एक्ट जब आप पढ़ोगे तो कंपनी एक्ट 2013 वो डेप्रिसिएशन के शेड्यूल देता है, डेप्रिसिएशन की रेट और डेप्रिसिएशन की मेथड तक स्पेसिफाई कर देता है, रेट तक स्पेसिफाई कर देता है कौन कौन से एसेट पे कौन कौन से रेट है। और जब आप इनकम टैक्स एक्ट पढ़ोगे तो इनकम टैक्स एक्ट में सबसे बड़ा सेक्शन आता है सेक्शन 32 डेप्रिसिएशन। और इनकम टैक्स एक्ट तो इतना स्पेसिफिक है क्योंकि डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, तो व्यापारी क्या कर सकता है, डेप्रिसिएशन बढ़ा लो ताकि डेप्रिसिएशन का खर्चा ज्यादा दिखेगा तो प्रॉफिट कम तो टैक्स कम। रेट के साथ पर एनम या एसएलएम या डब्ल्यूडीवी जमाने भर के खेल कर तब कर सकते हो। इसलिए इनकम टैक्स एक्ट ने डेप्रिसिएशन मेथड, डेप्रिसिएशन की रेट, डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन का पैटर्न सब कुछ फिक्स करके रख दिया है। एक बड़ी कंपनी डेप्रिसिएशन निकाले, एक छोटा ठेला लगाने वाला डेप्रिसिएशन निकाले, डेप्रिसिएशन का फिक्र हमेशा सेम आएगा। क्यों? अपने आप में नॉन कैश आइटम है। चलो बोलो, तो डेप्रिसिएशन कंपलसरी ऑप्शनल? वेरी गुड। अब एक और बात मैंने सोचा था, जब भी वो दिन आएगा जबकि फाउंडेशन के रिजल्ट के बाद बहुत ही बहादुर, बाहुबली, योग्य और धुरंधर वर्ल्ड कप जीतने वाले
बहादुर बच्चों की टीम आएगी तभी क्वेश्चन पूछूंगा। और आज मेरे को लगता है वो आ चुका है, अब आपको जवाब देना है। क्या आपने प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर का नाम सुना है? चलो जी, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। अब 2 मिनट मेरा क्वेश्चन इस पे आएगा। हर्षल पानी पी लिया बेटा? अब बताना पॉइंट। हर्षल, जैसे डेटर होते हैं ना, डेटर उनको बोलते हैं जिन लोगों को हमने उधार माल बेचा। आज डेटर को हम माल बेचते, कलेक्शन करने जाते, पेड डेप्ट को तो बाहर कर दो, बाकी बच गए 95% गुड डेप्ट। और गुड डेप्ट से भी जब कलेक्शन करने जाओगे तो गुड डेप्ट भी इतने गुड नहीं है। कलेक्शन करना इतना आसानी, वहां आपको उनको क्या देना पड़ जाता है? वेरी गुड। तो अगर आपसे बात किया जाए भाई डिस्काउंट ऑन डेटर्स, बोलिए इनकम है या एक्सपेंसेस है? बराबर। अब आप बताओ, जब मैं डेटर से पैसा लेने जाता हूं, कोई डेटर 100 रुपए काट देता है, 10,000, 100 रुपए लेने थे, 10,000 का चेक बना, 100 रुपए राउंड फिगर छोड़ो। कहीं अनीश जैसे इतने समझदार होते हैं, 50,000 900 रुपए लेने, 50,000 का चेक 900 रुपए। अरे बोले सब राउंड फिगर। हमने कहा राउंड फिगर में भैया 100 रुपए बढ़ा देता। बोले नहीं सब 50,000 का आंकड़ा सही है। हमने कहा 51,000 का और ज्यादा सही होता। पर क्या करें? अब बताओ, ये डेटर से हम ट्रेनिंग ले लेके जिनसे हमने उधार माल खरीदा, जो हमारे क्रेडिटर हैं, उनको भी तो हमारे को पेमेंट करना पड़ता है। वो ट्रेनिंग कुछ तो वहां अप्लाई करेंगे। और अब मान लो जी आपके क्रेडिटर हैं, सपोज करें 200 क्रेडिटर है, किसी से लाख रुपए, किसी से 2 लाख रुपए, किसी से 10,000 का, किसी से 5,000 का, किसी से 10-20 रुपए का माल उधार खरीदा है। बराबर, टोटल मिला के 20 लाख रुपए का माल खरीदा हुआ है। अब बताओ, बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिख रहे हैं क्रेडिटर 20 लाख के, लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, भैया 20 लाख तो नहीं दूंगा। क्यों नहीं दूंगा? भैया मेरे को डिस्काउंट मिल ही जाएगा। और अब बताओ, डिस्काउंट मिल ही जाएगा तो डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर का हम कई बार बना लेते हैं प्रोविजन। जानते क्या बच्चा? और बोलो जी डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर का प्रोविजन बनाए 1%। तो मेरा क्वेश्चन ये है, पहली बात तो ये प्रोविजन इनकम का है या एक्सपेंसेस का? वेरी गुड, इनकम का क्या है भाई? ये वेरी नाइस, प्रोविजन। और मेरा डाउट ये है कि जब हम बात करते हैं कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, जो कि कहां आता है? एस 1 में। और प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ये बोलता है क्या प्रोबेबल इनकम, एस्टिमेटेड इनकम, अनुमानित इनकम को लिख नहीं सकते हो? तो आप ये बताओ, ये जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर बनाते हो, ये सही है या गलत है? गलत है कि नहीं, ये बताओ बेटा आज। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, ये तो अभी जब क्रेडिटर को पेमेंट करने जाएंगे तो डिस्काउंट मिलेगा। ये तो बच्चा इनकम का प्रोविजन है, इनकम हुई नहीं लेकिन आप उसका प्रोविजन बना लेते हो। मेरा डाउट ये है, क्या ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का वायलेशन है कि नहीं? क्योंकि जब आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 पढ़ते हैं फाउंडेशन के अंदर, आपने देखा होगा इस 1 के अंदर कंजर्वेटिव कॉन्सेप्ट आता है, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम प्रोबेबल एक्सपेंसेस लॉस को तो रिकॉर्ड करते हैं लेकिन प्रोबेबल इनकम को रिकॉर्ड। बोलो
क्या ये कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट का वायलेशन है या नहीं? ए बच्चा, आपका कहना है हे बेटा कंजर्वेटिज्म का वायलेशन? आप बच्चा, वायलेशन है बच्चा? करण भाई, ए अक्षत, बोलो बच्चा, वायलेशन है बच्चा? और बच्चे? ओके, पक्का पक्का? इधर बच्चा लोग, बहादुर बच्चों, चलो विनय, ऑनलाइन वाले बच्चों आप भी जवाब दो। प्रियांशी, कवल, तेजस, पूर्वी, वैष्णवी, न्यासा, तेजस, वंश। ओके बच्चा, चलो। और जब ये कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट का वायलेशन आप बोल रहे हो तो फिर ये बनाना ही नहीं चाहिए। बोलो 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 बोलो। ऑनलाइन वाले बच्चों आपके मैसेजेस शो क्यों नहीं होते? ओके ओके ओके, परफेक्ट है बेटा। ओके बेटा, प्रियांशी, तेजस, कवल, जयदीप, पूर्वी, ओके बच्चा लोग, चलिए समझेगा। हाँ कुछ बोलना चाह रहे हैं बेटा, बोलो बोलो। नहीं पास वाले बच्चों को नहीं समझाना बेटा, हमारे को समझाओ। नहीं, अच्छा ठीक है बच्चों। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, ये प्रोविजन तो है और ये इनकम का प्रोविजन है, और ये इनकम भी अभी हुई नहीं है। तो अब आपके दिमाग में बात आएगी सर ये कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट का वायलेशन है, तो रिप्लाई आएगा बेटा नहीं, ये कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट का वायलेशन नहीं है। क्यों नहीं है सुनना। हम प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर उतना ही बनाते हैं जितना कि उस बिजनेस के नेचर, उस बिजनेस के पास्ट ईयर के परफॉर्मेंस, उस बिजनेस के सिस्टम, कस्टम, परंपरा, प्रथा के अनुसार हमें बैर मिनिमम लगता है कि यार इतना तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर हर हाल में मिल ही जाएगा। यानी जितनी की हमें कंफर्मेशन दिखती है उस तरह के बिजनेस की पॉलिसी, उस तरह के बिजनेस के सिस्टम, उस तरह के बिजनेस के पास्ट ईयर के रिकॉर्ड्स और ट्रांजेक्शन को देख के कि भैया इतना तो गिरी से गिरी हालत में डिस्काउंट मिल ही जाता है, मतलब उतना तो कंफर्म है। और जितना कंफर्म दिखता उतने का प्रोविजन बनाते। कल से आप ऑडिट करने गए और कंपनी ने बोल दिया सर मैं तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर जो है इस बार 5% बना रहा हूं। क्यों? और बोले साहब इस बार जो है मैं क्रेडिटर लोगों से ज्यादा डिस्काउंट ले लूंगा, बातचीत में घुमा फिरा के ज्यादा डिस्काउंट ले लूंगा, इस बार बिल्कुल मैंने ट्रेंड स्टाफ रखा है। हम बोलेंगे नहीं भाई ये कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट का वायलेशन है। आपके बिजनेस का जो नॉर्मल प्रैक्टिस है, नॉर्मल ट्रेडिशन है, नॉर्मल सिस्टम है, नॉर्मल प्रथा है, व्यवस्था है, धारा बन चुकी है, और आपके पिछले वर्षों के रिकॉर्ड से भी दिखाई दे रहा, पिछले साल का पूरा अकाउंटिंग ईयर में 365 दिन में आपने क्रेडिट को बार बार भुगतान भी करा होगा, पेमेंट भी करा होगा, वहां कितना डिस्काउंट पाने में कैपेबल है वो आपका पास्ट परफॉर्मेंस शो करता है। बराबर बेटा? हर बिजनेस के अंदर एक सिस्टम बन जाता है कि भैया ड्यू डेट से पहले पेमेंट दोगे तो इतना % डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। कोई उसके लिए किसी से आर्ग्यूमेंट या नेगोशिएशन करने की जरूरत नहीं। तो जितना बैर मिनिमम, मतलब जितने की कंफर्मेशन होती है, जितना हमें लगता है कि उस बिजनेस के कस्टम, सिस्टम, पॉलिसी, व्यवस्था, प्रथा या पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो हमें लगता है कि इतना कंफर्म है उतने का ही हम प्रोविजन बनाते, एक्सेसिव का नहीं। पक्का बच्चा? कोई डाउट? तो बोलो बेटा, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है।
प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर कंजर्वेटिज्म का वायलेशन है? नो, इट्स नॉट वायलेशन। हम इनकम का प्रोविजन बनाते जरूर है, लेकिन उतनी ही इनकम का प्रोविजन बनाते हैं जितना कि बिजनेस के सिस्टम से हमें लगता है कि इतना कन्फर्म है। पक्का बच्चा? क्लियर? डाउट? उधर 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 उधर, पक्का 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 पक्का? बच्चों बच्चों गुस्सा नहीं बेटा, पक्का? उधर बच्चा लोग लास्ट बेंच। ऑनलाइन वाले बच्चों, एनी डाउट, डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, विघ्न, बाधा, परेशानी, संकट, विपत्ति, कष्ट, विघ्न, समस्या, दिक्कत, आपदा, विपदा? ओके, चलो ठीक है। अब नया चैप्टर अपने को स्टार्ट करना है। एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आपसे, बेसिक बेसिक की बात चल रही। बताओ जी, क्या आपने क्लोजिंग स्टॉक को जानते हैं कि नहीं जानते? जानते बेटा? और जब भी आप फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन करते हैं तो कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि क्लोजिंग स्टॉक जो होता है आप लोगों को ट्रायल बैलेंस के यूजुअली बाहर ही मिलता है ना बेटा, बराबर बच्चों? चलो पहले तो मेरा डाउट, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर क्यों मिलता है? क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर क्यों मिलता है? ओके बच्चा, आप बोले बच्चा। ईयर एंड पर हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ये बात भी समझ में आ गई। और हाँ जी बच्चा, क्या बेटा? हाँ जी, हम जब भी माल खरीदते बेचते हैं तो हम उसकी एंट्री नहीं करते हैं। निश्चय सर अंदर रहेगा तो ज्यादा शो होगा। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं यार तेजस, इट रिप्रेजेंट्स अनसोल्ड वैल्यू ऑफ स्टॉक। हाँ बिल्कुल सही है बेटा, वो तो ठीक है तेजस, आपने उसको डिफाइन कर दिया। मेरा क्वेश्चन ये है तेजस कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर क्यों आता है? क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ओके, हाँ बच्चा? ओके ओके बच्चा, चलो सुनना बेटा, पहले तो मैं इस बात का रिप्लाई देता हूं कि साहब ऐसा क्यों होता है कि क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर आता है। अभी तक ये अक्षत भाई तो यही मानते थे, बोले सर इंस्टीट्यूट हम लोगों को पास करना चाहती है, इससे फाइनल अकाउंट का जब भी क्वेश्चन आता है तो एक एडजस्टमेंट तो फिक्स दे देती है क्लोजिंग स्टॉक, ताकि हम जैसे बच्चे एक एडजस्टमेंट तो सही करके आ जाए, दो इफेक्ट दे दे, ट्रेडिंग के क्रेडिट और बैलेंस शीट के एसेट। अक्षत ऐसा नहीं है, सुनो, जब भी आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में आप गुड्स परचेस करते हैं, गुड्स सेल करते हैं, परचेस रिटर्न भी करते हैं और सेल्स रिटर्न भी होता है। ये गुड्स के आने जाने यानी गुड्स के मूवमेंट के चार पैटर्न है, मोड है। लेकिन जब आप परचेस करते हैं ना तो आप स्टॉक अकाउंट को डेबिट नहीं करते, तब नाम दे देते परचेस। और यही पेन आपने बेचा तो स्टॉक अकाउंट को क्रेडिट नहीं कर देते, आप नाम लिख देते सेल्स। यही परचेस किया हुआ माल वापस किया तो आप अकाउंट अलग ले रहे थे, परचेस रिटर्न। वही बेचा हुआ माल वापस आया तो हमने ले रहे थे सेल्स रिटर्न। यानी आप क्या करते हैं, हमारे बिजनेस में साल भर माल का आना जाना आना जाना आना जाना लगा रहता है। आया तो आपने परचेस नाम दे दिया, गया तो आपने सेल नाम दे दिया। परचेस किया माल वापस गया तो परचेस रिटर्न अकाउंट में डाल दिया, बेचा हुआ माल वापस आया तो सेल्स रिटर्न अकाउंट में डाल दिया। अब आप बताओ, ट्रायल बैलेंस के अंदर माल तो आपको अलग अलग जगह मिलता है, परचेस, परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न और सेल्स, चार जगह पर आप बताओ जी आपको इसके अमाउंट देखने को मिल जाएंगे, बराबर बेटा?
हाँ, अगर आप ऐसा करते, परचेस किया तो स्टॉक डेबिट, सेल किया तो स्टॉक क्रेडिट, परचेस रिटर्न किया तो स्टॉक क्रेडिट, सेल्स रिटर्न किया तो स्टॉक डेबिट, गुड्स डेबिट, गुड्स क्रेडिट, गुड्स डेबिट, गुड्स क्रेडिट, गुड्स डेबिट, गुड्स क्रेडिट, अगर ऐसा करते तो आपके पास स्टॉक बचता भी। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ऐसा करते क्यों है परचेस सेल? भाई, परचेस करते अलग रेट पे, सेल करते अलग रेट पे। कई बार परचेस रिटर्न डिफरेंट रेट पे हो जाता है और कई बार सेल्स रिटर्न डिफरेंट रेट पे हो जाता है। तो परचेस रिटर्न, सेल्स रिटर्न, ये ट्रांजैक्शन है और ये ट्रांजैक्शन साल भर चलते चले जाते हैं। जब ईयर एंड आता है तो जो ईयर एंड पर क्लोजिंग स्टॉक बच गया, उस क्लोजिंग स्टॉक को एक तरह से हम बोलते हैं इट्स अ ईयर एंड इवेंट। क्लोजिंग स्टॉक का बच जाना, देखो परचेस ट्रांजैक्शन है, सेल ट्रांजैक्शन है, परचेस रिटर्न ट्रांजैक्शन है, सेल्स रिटर्न ट्रांजैक्शन है। क्लोजिंग स्टॉक का बच जाना इट्स अ ईयर एंड इवेंट। और मैंने जितना खरीदा था जरूरी पूरा बेचा हो, कुछ बचा होगा तो जो बचा है उसको मेरे को फिजिकली कैलकुलेट करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। और फाउंडेशन के अंदर पढ़ते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के अंदर हम 31 मार्च के दिन गोडाउन में जाके फिजिकली स्टॉक गिनते हैं और 31 मार्च के दिन नहीं गिन पाए, 2-4 दिन आगे गिना तो 2-4 दिन के ट्रांजेक्शन एडजस्ट करके 31 मार्च का वो स्टॉक निकालते जो बैलेंस शीट में लिखे। तो इसे गोडाउन में जाके 31 मार्च के दिन फिजिकली स्टॉक हम गिनते और गिन के उस स्टॉक को यहां हम शो कर देते। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर इसलिए आता है क्योंकि आपने जब भी साल भर ट्रांजैक्शन किया तो बार बार स्टॉक को डेबिट क्रेडिट नहीं करा, परचेस के लिए परचेस में डाल दिया, सेल के लिए सेल में डाल दिया। इसलिए ईयर एंड पर जितना स्टॉक बचा है उसको मेजर करने के लिए आपको फिजिकल मेजरमेंट करना पड़ेगा, फिजिकल काउंटिंग करना पड़ेगा, तब जाके स्टॉक का फिगर आता है। और अब इस क्लोजिंग स्टॉक के हम कहां कहां इफेक्ट देते बताओ। ये हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते बराबर बेटा, बोलो एक इफेक्ट कहां देते हैं? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। अगेन मेरा एक छोटा सा डाउट, इन्वेंट्री से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट डाउट। तेजस, हाँ अब की बार आप तेजस सही बोले थे बेटा, ट्रेडिंग के क्रेडिट में। हाँ पूर्वी, मेरा कहना है क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्यों आता है? क्यों वाई क्यों? गरिमा सही बोल रहे हो आप। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्यों बच्चा? बैलेंस फिगर होगा तो बैलेंस शीट में आएगा ना बच्चा, क्योंकि बैलेंस शीट से फिर क्या करते बेटा, अपन अगले साल की ओपनिंग एंट्री करते बच्चा, है ना बेटा। तो दो इफेक्ट देते हैं, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट असेट। वो जो बैलेंस शीट के असेट में लिखा ना, उससे वो नेक्स्ट ईयर चला जाता है ना बच्चा। इसलिए ये आर्गुमेंट सही नहीं है बच्चा। ओके, और भी एक ज्यादा सही शब्द आता है बेटा, इसलिए मैं चाह रहा था वो शब्द आप लोगों से बुलवाना चाह रहा था, और जो इन्वेंट्री से रिलेटेड। असेट आती है तो बैलेंस शीट में लिखो ना बच्चा, असेट आती है तो बैलेंस शीट में लिखो। चलो कोई बात नहीं, मैं बोलता हूं। ये बहुत फेमस क्वेश्चन रहा है इंस्टीट्यूट का, फाउंडेशन के अंदर भी बार बार इन्वेंट्री में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता रहा है। क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग के क्रेडिट में क्यों लिखते हैं? लॉजिक सुनना बच्चों, सुनना। क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते हैं फॉर द पर्पज ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। किस पर्पज से? मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या मैच करना है? सुनना, जब आप ये ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो तो ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हो तो आपको निकालना है जीपी, और जीपी निकालना है तो देखो जी, यहां पर आप लिखते हो सेल्स। यहां मान लो जितना सेल लिखा तो डेबिट में उतने की क्या लिखनी पड़ती है अपने को?
कॉस्ट, जितने का सेल उतने की कॉस्ट, उतने का जीपी, उतने का नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। मान लो जी आपके पास ओपनिंग स्टॉक में, चलो जी आपके पास ओपनिंग स्टॉक में 10 शर्ट थे, परचेज किया आपने 100 और, बोलो जी कितने हो गए बेटा अब आपके पास 110। मान लो जी आपने बेचे हैं 80 शर्ट, तो बोलो जी यहां 80 शर्ट की सेल वैल्यू लिखी होगी और 80 शर्ट की सेल वैल्यू लिखी तो कॉस्ट भी कितने की लिखनी पड़ेगी 80 की। 80 की सेल वैल्यू 80 की कॉस्ट, 80 की सेल वैल्यू 80 की कॉस्ट, तो 80 पे ही क्या निकल के आएगा जीपी। जबकि आप बताओ आपके पास अभी भी कितना स्टॉक बच गया 30। तो कायदे से क्या करना था आपको, ओपनिंग स्टॉक और परचेस को जोड़ना था और इसमें से क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते या आउटर कॉलम में लिखते तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता। बेसिकली मैं क्लोजिंग स्टॉक को ओपनिंग स्टॉक और परचेस में से माइनस करना चाहता हूं। अब बताओ इधर 80 की सेल 80 की कॉस्ट 80 का जीपी, ये मैचिंग कंसेप्ट है। और आप देखो मैं क्लोजिंग स्टॉक यहां लिखने के बजाय इसको अपोजिट साइड में लिख देता हूं। कायदे से मेरे को करना क्या चाहिए, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस उसमें जोड़ के क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल के आएगा। लेकिन वहां लिखने के बजाय अपोजिट साइड में लिखता हूं, ताकि जितना माल बेचा उतने की सेल, जितना माल बेचा उतने की कॉस्ट, उतने का जीपी, जीपी उतने क्या निकलेगा जितना माल बिका। पक्का बेटा। तो क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखते हैं फॉर कंप्लायंसेस ऑफ कौन सा कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। क्या मैच करना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मैच करनी है। 80 शर्ट बेचे तो 80 की कॉस्ट, तो 80 का जीपी। चलो ठीक है बेटा, सर आ गए हैं, तो इस पर एक छोटी सी एंट्री और बतानी थी, वो एंट्री मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आपको बता दूंगा। आज के सेशन को यहाँ एंड करते बेटा। सब बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। नेक्स्ट लेक्चर में अब हम लोग चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे बेटा, और प्रैक्टिकल वहां से स्टार्ट हो जाएगा तो अपने लिए इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा और होमवर्क भी मिलना अब आप लोगों को स्टार्ट हो जाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चों, गरिमा, वंश, पूर्वी, वैष्णवी, न्यासा, तेजस, एनी डाउट डिफिकल्टी बेटा बच्चा लोग, एनी डाउट डिफिकल्टी प्रॉब्लम विघ्न बाधा, कुछ भी परेशानी संकट विपत्ति कष्ट हो तो बिल्कुल पूछ लो। गरिमा, वैष्णवी, वंश, जयदीप, चलो बेटा, ओके बच्चा, हाँ बेटा।